गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब सभी को वॉइस आ रही होगी। ओके, तो पहले हम लोग मार्केट व्यू स्टार्ट करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके बाद हम लोग कुछ सेक्टर का एनालिसिस करेंगे और कुछ स्टॉक के बारे में हम लोग रिसर्च करेंगे। और उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन जो भी क्वेरी होंगे उसको हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। तो पहले हम लोग निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। तो निफ्टी के पहले हम लोग चार्ट पे आते हैं। तो निफ्टी के चार्ट पे हम लोग आएंगे। आप सभी को ये विजिबल है ना अभी चार्ट निफ्टी का? गाइस, अभी आपको निफ्टी का चार्ट अभी विजिबल है? ओके। तो जैसा कि हमने लास्ट फ्राइडे को देखा, एक अच्छा खासा डाउन मूव गया और वहां से बहुत अच्छी खासी रिकवरी आई है। ठीक है, इसको हम एक बार डिलीट करते हैं। और हमने लास्ट सेशन में भी बोला था और जो उसके बाद हमने वीडियो पोस्ट की थी उस पर भी हमने यही बोला था कि अगर मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे होती है तब हमारा भी हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई है। जो रिसेंट इसने अपना लो बनाया था मंडे को, मतलब 14 अगस्त को, उसके लो के आसपास से दोबारा से रिकवरी आ गई। मतलब लगभग 12-1 बजे तक ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब 18,000 के लिए, 18,800 या फिर 600 के लिए रेडी है। उसके बाद रिलायंस ने सपोर्ट किया, प्लस कुछ बैंक्स ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से इसमें बहुत अच्छी खासी रिकवरी आई मार्केट के अंदर। और फाइनली अपने सपोर्ट के आसपास ही क्लोजिंग होने में ये सफल रहा। अगर किसी भी चांस से अगर ये निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती, इसके नीचे होना चाहिए था एटलीस्ट, मतलब यहाँ पे हो जाती, ये ब्लैक वाला जो फर्स्ट लाइन है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती तब हम लोग अच्छे खासी बेरिश मार्केट के लिए रेडी हो जाते। बट अभी तक ये चार्ट हमें ये तो बोल रहा है कि कमजोर है, बट पूरा कंफर्मेशन हमें अभी तक क्लियर नहीं है कि मार्केट अभी डाउन तक जाएगी या फिर नहीं जाएगी। क्योंकि ओके। दोनों बार अच्छी खासी रिकवरी आई है मार्केट के अंदर। जब तक यहाँ पे प्रॉपर कैंडल से यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलती है, हम लोग बियरिश के लिए रेडी नहीं रहेंगे, लेकिन पोजीशन थोड़ा सा हम कम जरूर करेंगे। क्योंकि ये जो सपोर्ट है काफी वीक हो चुका है। अगर हम लोग एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तब देखेंगे हम लोग। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे जब आएंगे तब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम का अपना एक डिमांड जोन टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आते हैं वन डे के चार्ट पे। जहाँ पे ये प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हम लोग बेरिश नहीं होना है। लेकिन अप साइड के लिए हमारे पास सारे रास्ते अभी तो खुले हुए हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5, लगभग 5 टाइम ये टेस्टेड है डेली टाइम फ्रेम पे। किसी भी तरीके से एक बार और अगर यहाँ पे टेस्टेड करके फिर नीचे आता है और इसका बिना तोड़े हुए अगर मार्केट फिर इसके ऊपर एटलीस्ट 19,500 के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तब हमें एक बहुत बड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा। लगभग 19,900, 20,000 और 21,000 प्लस के टारगेट होंगे। ध्यान रहेगा इस, आपको अपना कैपिटल थोड़ा सेव करके चलना है, एक ही बार में सारे कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि एक मैं आपके सामने अपना व्यू रखने जा रहा हूँ। आने वाले 2 से 6 महीने के अंदर, 2 से 6 महीने के अंदर मार्केट में एक तरफा रैली आएगी, एक तरफा रैली, क्योंकि बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है ये वाला रेंज। अगर हम लोग इस रेंज के कंसोलिडेशन को बोले तो जुलाई से लेकर अभी ये अगस्त एंड होने को है, एक रेंज में काम कर रही है। ये फ्लैग पैटर्न इसे हम लोग बोलते हैं, इस रेंज में काम कर रही है। अगर
किसी भी तरीके से अगर एक ब्रेकआउट होता है ना, तो बहुत बड़ा टारगेट अपने को देखने को मिलेगा। अब भले ही बाद में कुछ भी न्यूज आ जाए, चार्ट हमें ये बता रहा है कि एक बड़ा रैली आने के लिए रेडी है मार्केट के अंदर। उसके लिए जरूरी है कि इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो जाए, या फिर किसी भी तरीके से अगर डाउनफॉल आता है मार्केट के अंदर, तो ये वाला जो रेंज है अपना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेंज, ये बहुत अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अपने लिए बाइंग करने के लिए। तो इसको देख के अपने को ट्रेड लेना है। सारे कैपिटल को एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना है। कुछ भी आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एटलीस्ट अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि आपको 100 शेयर्स बाय करने हैं, तो 100 शेयर्स को आप 3 पार्ट्स में अकाउंट करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, आपका एवरेज नीचे का बनेगा। फर्स्ट टाइम में 50%, उसके नीचे 20%, और उसके नीचे लास्ट में 30, या फिर फर्स्ट 50, फिर 30, देन 20। अब पहले हम लोग निफ्टी का व्यू लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग ये पाएंगे कि ये वाला जो रेंज है अपना, ये वाला जो रेंज है, अभी इस रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। वीकली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर ही मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रही है। अब हम लोग अगर डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तब भी यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ये वाला रेंज सपोर्ट है, जो रेड लाइन के पास मैंने ड्रॉ किया है, सपोर्ट है। अभी तक इसको ड्रॉ नहीं, इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। और नीचे अपना यहाँ तक जो रेंज आता है वो वीकली का आता है। तो अभी इस रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं, तब देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न टाइप का फॉर्म किया था, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। फिर यहाँ पे 15 मिनट्स के सप्लाई जोन में निफ्टी की एंट्री होती है, और दोबारा से वहां से डाउनफॉल आता है। डाउनफॉल आने के बाद निफ्टी दोबारा से अपने डिमांड जोन में 15 मिनट्स के डिमांड जोन में उनकी दोबारा से एंट्री हो चुकी है। अब मंडे को किसी प्रकार से भी अगर हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है, इसी प्रकार से हमें अगर एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, गाइस 1 मिनट थोड़ा पॉज कीजिएगा, बस 1 मिनट में आपको मैं रिज्यूम करते हैं हम लोग। हेलो गाइस, आपको वॉइस नहीं आ रही है अभी भी? कुणाल भाई माइक ऑफ है। ओके। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि दोबारा से मार्केट की एंट्री हो चुकी है 15 मिनट्स के डिमांड जोन या फिर सपोर्ट पे, ठीक है। किसी भी प्रकार से यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करती है मार्केट, किसी भी प्रकार से यहाँ पे कंसोलिडेट करती है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर जैसे मार्केट सस्टेन कर जाएगी, यहाँ तक के टारगेट अपने ओपन हो जाएंगे, क्योंकि 15 मिनट्स का एक सप्लाई जोन है यहाँ पे। और ये बहुत ही अच्छा खासा, इसका रिस्क की बात करें हम लोग, इस वाले रेंज की अगर हम लोग बात करें ना, इस वाले रेंज की, तो ये एक रेंज में चल रही है मार्केट अभी तक, छोटे टाइम फ्रेम पे भी। मतलब यहाँ से लगभग 11 अगस्त से लेकर ये अपना 18 अगस्त तक मार्केट इसी रेंज में चल रही है। दोबारा से किसी प्रकार से मार्केट में यहाँ से एक फॉल आती है, और जब ऊपर जाएगी यहाँ से एक डिमांड जोन क्रिएट करके जाएगी, उसमें एंट्री मिलती है।
और इसके ऊपर या फिर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है 19,500 के ऊपर अगर सस्टेन करती है, आपको एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा, क्योंकि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 हो जाएगा, तो एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो हमारा कल के लिए जो व्यू रहेगा अपना, ये एक सपोर्ट जोन है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, मतलब जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है वहां से लेकर 19,230 तक हमारा सपोर्ट जोन रहेगा। अपना जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है वो होगा 19,440 से लेकर 19,500 के आसपास का फर्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। उसके ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तब हमारा जो अगला रेजिस्टेंस होगा 19,550 से लेकर 19,650 का अगला रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद हमारे रास्ते यहाँ तक एटलीस्ट खुले होंगे, जो कि 19,700 का रेंज होगा। ये हमारी बात हो गई निफ्टी के अंदर। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी के अगर चार्ट पे हम लोग देखें तो पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आएंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने पिछले क्लास में भी ये डिस्कशन किया था कि मार्केट के अंदर ये जो अपना रेंज है बहुत ही अच्छा खासा बैंक निफ्टी के लिए बाइंग जोन है, जहां से मार्केट ऊपर जाती है फिर वहां से नीचे आती है, फिर मार्केट में एक थोड़ी सी गैप डाउन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, फिर मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आती है। तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है, बस जो भी है निफ्टी के अंदर कुछ रैली आनी बाकी है। अगर निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए तो बैंक निफ्टी अपने आप यहाँ पे से भागने के लिए तैयार है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो शेयर हैं वो एक अच्छे खासा सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर हम लोग पोजिशनल व्यू लेना चाहें तो बैंक निफ्टी का जो अभी ट्रेडिंग जो एरिया है वो सपोर्ट के पास ही है, और उसके नीचे 43,300 तक, 43,300 या फिर 43,330 तक अपना ये सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तब अपना एक बेरिश सेंटीमेंट बन जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन अभी तक बैंक निफ्टी काफी बुलिश है, एक अच्छा खासा बाय ऑन डिप है। ठीक है, बात करें रेजिस्टेंस लेवल की तो अपना ये वाला फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि 44,150 या फिर 44,100 का होने वाला है। एक बहुत बड़ा जो बैंक निफ्टी के लिए हर्डल होने वाला है वो ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की है, 44,500 से लेकर 44,000 को 45,100 तक। ये जो 600 पॉइंट का रेंज है, यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट कुछ टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए, और यहाँ से हो सकता है कुछ एक डाउनफॉल भी आना चाहिए 44,800 से, या फिर 44,600 से। मतलब ये जो अपना 200 पॉइंट का रेंज है वहां से एक डाउनफॉल आना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि हो सकता है रिट्रेसमेंट टाइप का हो। अगर प्राइस किसी तरीके से यहाँ तक जाती है तो एक डिमांड जोन क्रिएट करके जाएगी, और डिमांड जोन क्रिएट करके जाएगी तो अगर यहाँ से डाउनफॉल आता है फिर डिमांड जोन, अगर वो वाला जो ये डिमांड जोन क्रिएट करके जाएगी, अगर वो डिमांड जो रिस्पेक्ट होता है तो आपको बैंक निफ्टी में एटलीस्ट यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे 45,500। उसके ऊपर हम लोग 46,000 प्लस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब अगर कल के लिए व्यू लेने जाएं बैंक निफ्टी के अंदर, तब यहाँ पे एक अगर ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन में अपना क्या होगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन में अपना ये हमारा एक रेंज में काम कर रही है बैंक निफ्टी। ठीक है, एक सपोर्ट के तौर पे अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज एक सपोर्ट रेंज है अपना। ठीक है, जो कि अपना सपोर्ट रेंज अगर एक मार्क करें हम लोग तो अपना हम लोग ये बोल सकते हैं 43,700 से लेकर 43,750 के आसपास का एक सपोर्ट रेंज है। ठीक है, ऊपर की बात करें तो 1 2 3 4 टाइम्स ये टेस्टेड है। उसके बाद ऊपर कुछ भी नहीं है रोकने के लिए यहाँ तक। मतलब बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है अपसाइड की तरफ में। सपोर्ट के तौर पे अगर बात करें तो निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी ने भी अपने सपोर्ट के आसपास ही क्लोजिंग दी है। इसी तरीके से अगर डाउनफॉल आता है और 43,700 या फिर 43,600 के आसपास तक बैंक निफ्टी की एंट्री होती है, तब हमें एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर ये लेवल रिस्पेक्ट होते हैं तो आपको एटलीस्ट यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में
44,150 तक के। ठीक है, तो ये अपनी बैंक निफ्टी की व्यू हो गई। अब बात करें अगर एच डी एफ सी बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे, तब ये अपने सपोर्ट के पास ही काम कर रहा है अभी। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग एक बार आते हैं तो देखेंगे वीकली के डिमांड जोन के अंदर भी है। लेकिन किसी भी प्रकार से अगर एच डी एफ सी बैंक में गिरावट आती है यहाँ पे, जो कि अपना रेंज होने वाला है 1570 से लेकर 1540 के आसपास का। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग उस रेंज को देखें तो अपना ये वाला रेंज बनता है। और उसके बाद अपने जो फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ तक के टारगेट होंगे अपने 1620 के, और उसके ऊपर जाते हैं तो 1650 तक के टारगेट कम से कम एच डी एफ सी बैंक में आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से अगर हम लोग आईसीआई बैंक के चार्ट पे आएंगे, तब आईसीआई बैंक के चार्ट पे हम लोग देखेंगे अपने सपोर्ट के पास ही ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि वीकली का एक डिमांड जोन टाइप का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे 20 EMA का सपोर्ट भी है। तो वो सपोर्ट थोड़ा सा भी दूर है, किसी भी प्रकार से अगर डाउनफॉल आता है तब हमें वो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अपने को आईसीआई बैंक के अंदर। और अपना एंट्री लेवल यहाँ पे ये होने वाला है 930, और अपना स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं 910 के आसपास का। अब इसी तरीके से हम लोग बात करें एसबीआई बैंक की। एसबीआई बैंक में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एक बहुत अच्छा खासा टारगेट मिला है हमें। अभी एक रेजिस्टेंस के पास ये जा चुका है एसबीआई बैंक। किसी भी प्रकार से गिरावट आती है तब अपनी बाइंग जो रेंज बनती है वो यहाँ पे बनती है लगभग 560 से लेकर 555 के आसपास का। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 550 का। फिर एक बार ये हर्डल बनेगा ये वाला रेंज, क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था जो कि अब रेजिस्टेंस में चेंज हो चुका है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार से अगर क्लोजिंग मिलती है 580 50, सॉरी 585 या फिर 587 के आसपास अगर एसबीआई बैंक में क्लोजिंग मिलती है, अपने को यहाँ तक के टारगेट आराम से मिलेंगे 610 620 तक के टारगेट। अब बात करें हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक में अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक सपोर्ट के पास काम कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में काम आएंगे तब देखेंगे ये बहुत अच्छा बाइंग जोन है, जो कि हमने लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था उसमें भी हमने इस लेवल की बात की थी। किसी भी प्रकार से अभी हम लोग ये बोल सकते हैं कि वीकली के प्लस डेली के डिमांड जोन के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक ट्रेड कर रहा है। लेकिन किसी भी प्रकार से अगर इस एरिए में 1700 से लेकर 1640 के रेंज में अगर कोटक महिंद्रा बैंक हमें मिलता है तो बहुत अच्छा खासा लेवल होगा हमारे लिए बाइंग के लिए। टारगेट एटलीस्ट हमारा 1810, और उसके बाद 1840 के टारगेट अपनों को देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। तो ये हमारा हो गया सेक्टोरियल एनालिसिस के तौर पे जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेंगे। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में ने भी निफ्टी को उस दिन काफी अच्छा खासा सपोर्ट किया था, लेकिन क्लोजिंग यहाँ रेजिस्टेंस के आसपास से दोबारा से रिवर्स आ चुकी है मार्केट। ये वाला जो एक रेजिस्टेंस था जो जिसने काफी बार रोका, तो उसी के आसपास से दोबारा से रिलायंस में यहाँ पे नीचे आ चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर किसी प्रकार से फिर डाउनफॉल आता है तो अपने को ये जरूर देखना है कि ये वाला जो एक रेंज है अपना छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। ये एक छोटा सा जो अपना रेंज होने वाला है, ये वाला रेंज 2480 से लेकर 2450 55 के आसपास का, उस वाले रेंज में अभी एंट्री होती है तब वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अपने लिए। किसी प्रकार से अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तब हम लोग इसके अंदर बेयरिश सेंटीमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी आएंगे तब ये अभी तक ये बुलिश ही है। तो अभी तक ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास जो हम लोग रिलायंस में बेयरिश होने की कोशिश भी करें। अब हम लोग जैसे आएंगे
किसी और शेयर की अगर हम लोग बात करें, जैसे एक्सिस बैंक के लिए, ठीक है, तो एक्सिस बैंक की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक इसके अंदर क्या है, बार बार इसके अंदर ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। एक रेंज छोटा हो रहा है, ठीक है, एक रेंज छोटा हो रहा है इसके अंदर। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो किसी प्रकार से यहाँ एंट्री मिलती है तो 905 के स्टॉप लॉस साथ में जरूर यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। टारगेट बहुत बड़े होंगे इसके अंदर। किसी भी प्रकार से एक डिप अगर मिलता है एक्सिस बैंक में, हमें बाइंग ही करनी है। बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस हमें जरूर शिफ्ट करना है 905 पे। एक स्टॉक मैं आपको और देखना चाहूंगा, एनएमडीसी, जो कि मेटल सेक्टर से रिलेट करता है। इसको अगर हम लोग देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ये बहुत बड़ा हर्डल है, ये बहुत बड़ा हर्डल है ये। जहाँ पे लगभग फरवरी से मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है, फरवरी से लेकर अगस्त एंड होने को है, लेकिन एनएमडीसी यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। किसी भी प्रकार से इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है एनएमडीसी के अंदर, परफेक्ट क्लोजिंग चाहिए अपने को। टारगेट एटलीस्ट, पहला टारगेट 120, उसका अगला टारगेट 127 के लिए एनएमडीसी रेडी होगा। डेली पे हम लोग देखेंगे, डेली पे क्लोजिंग मिली थी, दोबारा से यहाँ पे बाइंग यहाँ पे हमारे को मिली, जो कि हमने एक ऑप्शन भी यहाँ पे जनरेट किया था जिसमें लगभग वो 3x हुआ हमारा ऑप्शन। अब दोबारा से प्राइस ने इस डिमांड जोन के अंदर एंट्री दी है। अब यहाँ से अगर हम लोग ट्रेड लेना चाहें तो स्टॉप लॉस को हमें रखना पड़ेगा 111 पे, और उसके बाद इसके अंदर टारगेट आराम से यहाँ तक के टारगेट खुले हैं। फर्स्ट टारगेट अपना होगा 122-23 का, अगला टारगेट अपना 127 तक के रास्ते खुले हैं एनएमडीसी के अंदर। तो अब ये हमारा व्यू कंप्लीट हुआ। निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर कुछ शेयर थे वो भी हमने डिस्कस किया। एक बार हम लोग वेदांता के शेयर पे आते हैं। वेदांता के शेयर पे हम लोग आएंगे। पहले एक बार मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो एक क्वार्टरली का डिमांड जोन यहाँ पे वेट कर रहा है वेदांता के लिए, जो कि अपना रेंज होने वाला है 123 से लेकर 104 तक। यहाँ पे अपना हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन हम लोग बोल सकते हैं, जो कि अपना लगभग सेम रेंज होने वाला है। फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे भी अपना डिमांड जोन है, सेम यही डिमांड जोन है। वीकली पे आएंगे, वीकली पे भी सेम डिमांड जोन है। थोड़ा सा एग्रेसिव होना है हमें यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे जाना है लगभग 228 या फिर 230, ये कैश के पोजीशन 230, ठीक है। कुछ क्वांटिटी यहाँ पे, कुछ क्वांटिटी नीचे में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे, यहाँ पे एक डिमांड जोन टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि वीकली को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हमें ऐड ऑन करना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार से अगर वीडीएल यहाँ पे आता है, हमें 215-16 के आसपास अगर हमें वीडीएल देखने को मिलता है, स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 200 का। टारगेट अपना रहेगा, पहला टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरी एंट्री किसी भी चांस से यहाँ पे मिल जाती है, स्टॉप लॉस मैं रखूंगा 200 का। टारगेट फर्स्ट जो मैं रखूंगा यहाँ पे 245, 240 प्लस का टारगेट पहला होगा। उसके बाद का जो मेरा टारगेट होने वाला है वो अपना ये वाला रेंज होगा 265 प्लस का। और अगर हम लोग लॉन्ग लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग जाते हैं, जैसे अगर मैं
पहले इसको हम लोग यहाँ पे एक बार नीचे लेके आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे भी हमारा टारगेट अचीव होता है तो 1:3 प्लस का टारगेट हमें देखने को मिलेगा वेदांता के अंदर। और अगर हमने एंट्री यहाँ पे ली है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है, फिर भी हमारा 1:2 तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 1:1 प्लस का हमें टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ परसेंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, कुछ परसेंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर किसी प्रकार से प्राइस यहाँ पे आती है तो हमारा एवरेज एक अच्छा खासा यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे तो एवरेज हमारा अपने आप नीचे आ जाएगा। अब हम लोग आएंगे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपना फर्स्ट जो सप्लाई जोन है वो ये वाला रेंज है। उससे पहले कुछ है नहीं रोकने के लिए वीकली पे। मंथली पे आते हैं तो मंथली पे भी सेम यही सप्लाई जोन है अपना। उसके ऊपर ये कुछ है नहीं, एटलीस्ट यहाँ तक के मैं देख रहा हूँ, यहाँ फिर या फिर यहाँ पे 380 के आसपास। और सेम यहाँ पे वीकली का सप्लाई जोन भी है, और क्वार्टरली का सप्लाई जोन लगभग 400 के आसपास है। और डेली पे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो डेली पे अपना जो सप्लाई जोन बनता है वो भी अपना यही रेंज बन रहा है, 400 के आसपास का। तो एटलीस्ट हो सकता है कि ये गैप फिल कर दे, गैप फिल करने तक अपना टारगेट मिले। तो ये अपना लगभग 390 का, मतलब इसका टारगेट अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में जाए, अगर इस स्टॉप लॉस के साथ में अगर एंट्री मिलती है और हमें अच्छे खासे टारगेट मिलते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाए कुछ कुछ क्वांटिटी के अंदर, तो हमें टारगेट यहाँ तक के देखने को मिल सकते हैं वेदांता के अंदर आने वाले समय में। अब इसका एक रीजन मैं देता हूँ कि इसके अंदर रैली क्यों आनी चाहिए। रैली के लिए अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे आरएसआई हमें जो इंडिकेट कर रहा है, आरएसआई में हाइयर लो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, जबकि प्राइस के अंदर लोअर लो बन रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में एक बड़ी रैली के लिए वेदांता रेडी है। तो किसी भी प्रकार की अगर डिप मिलती है तो हमें बाय करना चाहिए। और अगर ये हमें यहाँ पे बाय करने के लिए मिलता है लगभग 216 के आसपास, तो हमें 200 के स्टॉप लॉस के साथ में हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो गाइज ये मेरी व्यू हो गई, जो भी मेरे पास शेयर थे, जो मेरा मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आपके जो भी क्वेरी हैं, आपके जो भी डाउट हैं, आप वो अपना एक एक करके आपने अपने क्वेरी को यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। पी मार्ट में डिमांड जो बता सकते हैं तो लॉन्ग टर्म, डी मार्ट की हमें करनी पड़ेगी पहले पूरी डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ेगी इसके लिए। तो हम पहले आते हैं क्वार्टरली पे। क्वार्टरली पे देखें तो ये प्राइस लगभग क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही थी, और यहाँ पे एंट्री होती है एक क्वार्टरली के ही सप्लाई जोन के अंदर, फिर प्राइस नीचे आई, इसने सप्लाई जोन बनाया। फिर यहाँ पे क्वार्टरली के डिमांड जोन में एंट्री होती है, फिर यहाँ पे क्वार्टरली के ही सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आई। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि ये एक हमारा क्वार्टरली का ही डिमांड जोन है। ईयरली पे देखें तो ऐसा कुछ है नहीं, ईयरली पे बहुत नीचे है डिमांड जोन। हाफ ईयरली पे भी ऐसा कुछ है नहीं। मंथली पे आएंगे अगर हम लोग, तो मंथली के डिमांड जोन से प्राइस यहाँ पे चल रही है, फिर दोबारा मंथली के डिमांड जोन से चल रही है, मंथली के सप्लाई जोन से रिएक्शन आया है,
जाते जाते प्राइस ने एक मंथली का डिमांड जोन क्रिएट किया है जहाँ पे लगभग एंट्री हो चुकी है। अगर एक जो कुछ ट्रेडर अगर ट्रेंड लाइन का यहाँ पे यूज करते हैं तो वो भी अगर हम लोग देखें तो ये एक फ्लैग पैटर्न टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। वीकली पे आएंगे तो वीकली पे भी अपना लगभग डिमांड जोन में एंट्री हुई है। सेकंड डिमांड जोन अपना ये वाला रेंज होने वाला है। सप्लाई जोन की बात करें तो कोई अच्छा सप्लाई जोन है नहीं ऊपर रोकने के लिए। डेली पे अगर हम लोग बात करते हैं तो डेली पे एक ये डिमांड जोन बचा हुआ है अभी तक, एक ये वाला डिमांड जोन बचा हुआ है। तो अगर इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए डिमांड जोन की बात करें हम लोग इसके अंदर, अगर आप वेट कर रहे हैं, अगर आप इसके अंदर वेट कर रहे हैं तब आपको यहाँ तक वेट करना चाहिए, लगभग 2800 का। ठीक है, अब 2800 में अगर हाफ ईयरली पे हम लोग जाते हैं और ये वाला जो अपना एरिया निकल के आता है, ये वाला जो अपना एरिया निकल के आ रहा है, एंट्री अपनी होगी यहाँ पे लगभग 2900 का अपना रेंज होने वाला है। स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ रखेंगे लगभग 2580 के आसपास या फिर 70 के आसपास, वो क्लोजिंग बेस पे होगा क्योंकि हम लोग इस वाले जोन का भी सपोर्ट ले लेंगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर एंट्री होती है तो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन होगा मंथली के डिमांड जोन के साथ में। तो अपना टारगेट बहुत बड़ा यहाँ से हो सकता है। अगर आप इसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं या फिर एसआईपी ऑलरेडी चल रहा है इसके अंदर, तो अभी अगर आप बाइंग के लिए सोच रहे हैं तो जब तक ये प्राइस इसके ऊपर सस्टेन ना कर जाए, इस वाले रेंज के ऊपर लगभग 3700 के ऊपर ये सस्टेन ना करने लग जाए, क्लोजिंग ना मिल जाए, तब तक ट्रेड नहीं लेना है। अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो आप लोग यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी, और कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। ऊपर रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। टारगेट एटलीस्ट आपको अगर हम लोग देखते हैं तो टारगेट हमें कम से कम इसके अंदर जो पहला टारगेट होगा वो 4000 का पहला टारगेट होगा। उसके ऊपर एटलीस्ट यहाँ तक के टारगेट हमें मिलने चाहिए इसके अंदर। 4400 से लेकर 4700 के टारगेट इसके अंदर मिलने चाहिए। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स शायद अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। हाँ, स्पोर्ट्स अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ईयरली पे देखे तो कुछ भी नहीं है। ईयरली के डिमांड जोन से इसकी एंट्री हुई है। ईयरली के डिमांड जोन से प्राइस ने यहाँ पे रिएक्शन दिया है। ठीक है, और क्वार्टरली पे भी आए तो क्वार्टरली के डिमांड जोन से यहाँ पे इसकी एंट्री हुई है। हाफ ईयरली पे आए तो हाफ ईयरली के, हाँ सॉरी, हाफ ईयरली और क्वार्टरली के डिमांड जोन से इसकी एंट्री अभी हुई है। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट को या फिर बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को ट्रेड करेंगे तो टारगेट इसी तरीके के मिलेंगे। आप देखिए, अगर यहाँ पे हमारी एंट्री यहाँ पे होती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे हमेशा इन्वेस्टमेंट होता है, ट्रेडिंग नहीं होती वहाँ पे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा और नीचे करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चले गए। अगर हमारी एंट्री यहाँ पे हुई होती, स्टॉप लॉस हमारा 250 के अराउंड था। टारगेट हम लोग क्या रखते हैं, क्वार्टरली पे अगर एंट्री ले रहे हैं तो एटलीस्ट हाफ ईयरली पे हमें टारगेट रखना था। हाफ ईयरली पे अपना कुछ भी नहीं था इससे पहले, क्योंकि जब एंट्री मिली थी तो एक सप्लाई जोन टाइप का स्ट्रक्चर बना था। तो फिर क्वार्टरली पे आते हैं हम लोग। टारगेट यहाँ पे देखिए, अपना टारगेट यहाँ पे होता, 1:2 का टारगेट कंप्लीट हो गया। लेकिन ये डिमांड, ये जो सप्लाई जोन इसने क्रिएट किया था, क्या ये
इस सप्लाई जोन में इतना पोटेंशियल था जो ये प्राइस को रोक पाता। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बस पूछ रहा हूँ, चार्ट देखे मत बोला प्राइस ऊपर चला गया है। मैं आपसे बस ये एक सवाल कर रहा हूँ कि क्या ये जो प्राइस यहाँ पे इसने आते हुए एक सप्लाई जोन क्रिएट किया, क्या इसमें वो पोटेंशियल था जो प्राइस को यहाँ पे रोक पाता? ये इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था। ये जस्ट जब प्राइस नीचे आएगी तो रेड कैंडल तो क्रिएट करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसने रेड कैंडल क्रिएट कर दिया है तो वो अपना सप्लाई जोन ही वो कन्वर्ट हो गया। उस प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा कि वो उसका अचीवमेंट क्या है। ये तो जस्ट डिमांड जोन में एंट्री करने के लिए प्राइस आई थी। हाँ, अगर इस डिमांड जोन को ये तोड़ देती, यहाँ पे आती, तब हम लोग बोल सकते थे कि हाँ वहां से एक डाउनफॉल आना चाहिए था। इसका कुछ अचीवमेंट ही नहीं है, ये तो जस्ट एंट्री देने के लिए आई थी जिन लोगों की एंट्री छूट गई थी। तो देखिए इसके अंदर टारगेट क्या मिला। तो अभी इसके अंदर कुछ हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अभी इसका क्या टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभी ये रेंज ब्रेकआउट हुआ है। अगर इस रेंज को देखें तो बहुत दिनों से इसमें रेंज में इसने कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने के बाद एक बहुत अच्छी खासी क्लोजिंग मिली थी, जिसने इस वाले छोटे से रेजिस्टेंस को भी खत्म किया और एक बड़ी रैली आई है। किसी भी प्रकार से प्राइस के अंदर एक डाउनफॉल किसी भी प्रकार से आती है। अब हो सकता है एक बैड न्यूज़ यहाँ पे आ जाए कि कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया या फिर कुछ भी हो गया, सेल में कमी आ गई, तो यहाँ पे अपने को एंट्री करनी चाहिए। स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए यहाँ पे, और टारगेट इसके अंदर वैसे ही होंगे क्योंकि बहुत अच्छा खासा डिमांड जो है, बहुत अच्छा खासा। 116, तो अपना टारगेट एटलीस्ट 160 प्लस होना चाहिए यहाँ तक के टारगेट, क्योंकि यहाँ पे कोई सप्लाई जो नहीं है यहाँ पे। और अगर आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने में डर लगता है, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग आती है तो आपको ऑप्शन सेलिंग इसके अंदर करना ही चाहिए। किसी भी प्रकार से प्राइस की एंट्री यहाँ पे होती है, ऑप्शन सेलिंग तो करना ही चाहिए हेजिंग करके। आपके बहुत अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे इसके अंदर। ऑप्शन सेलिंग कीजिए, उसको एटलीस्ट 10 से 15 दिन होल्ड कीजिए। ऑप्शन सेलिंग करने के बाद 10 से 15 दिन उसको होल्ड कीजिए। किसी भी प्रकार से प्राइस अगर यहाँ पे आती है, 10 से 15 दिन होल्ड कीजिए। बहुत अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे इसके अंदर आपके। हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में अगर बात करें, ये छोटा सा एक डिमांड जोन है, ठीक है। एक छोटा सा डिमांड जोन है जहां से लगभग प्राइस ने एंट्री तो दे दी थी। थोड़ी सी क्लोजिंग भी नीचे चली गई। स्टॉप लॉस हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखते हैं हम लोग। अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता है, अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता है तो अपना पहला टारगेट लगभग 2980, और उसके बाद
अब आपको वही सारी है। ओके। तो वीकली का टाइम फ्रेम अपना यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प में है। किसी भी प्रकार से अगर बाई चांस ये जोन ब्रेक होता है और हमारे को एंट्री यहाँ पे करने को मिलता है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे ऐड ऑन जरूर करना चाहिए। बाकी प्राइस का फॉर्मेशन देखते हुए इसके अंदर हम लोग ट्रेड लेंगे। टारगेट इसके अंदर अच्छे खासे हो सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि ये जो जोन है बहुत अच्छा खासा जोन है। किसी भी प्रकार से अगर इसको ब्रेक करती है प्राइस, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी अपने लिए। गाइस, अभी किन्हीं का मैसेज आया था मेरे पास इन्वेस्टमेंट पिक के लिए। इन्वेस्टमेंट पिक के लिए क्या है, अभी हमने जो लास्ट मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया था इंडिया बुल हाउसिंग का, होप आपको उसके जो भी प्राइस एक्शन हमने आपके साथ डिस्कस किया है आपको जरूर समझ में आया होगा। उसमें आप सभी को किसी को कोई डाउट, जो हमने इंडिया बुल हाउसिंग की प्राइस एक्शन हमने आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो उसमें आप थ्री पार्ट्स में एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। उसके अंदर एक टारगेट बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है वो आने वाले दिनों के अंदर एक टाइम, उसके अंदर टाइम पीरियड जो होगा बहुत बड़ा होगा। बड़े टाइम पीरियड के अंदर आपको वो 600 या फिर 1000 तक भी देखने को मिल जाए। इसका हम लोग एक बार अगर आएंगे, अगर क्वार्टरली का डिमांड जो अगर हम लोग देखते हैं, सॉरी सप्लाई जो देखते हैं, तब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये थोड़ा मोड़ा रोक सकता है। एटलीस्ट यहाँ तक के टारगेट अपने को भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके लिए क्या है, बहुत ही बड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। बहुत बड़ा वेट। ईयरली का डिमांड अपना सप्लाई जोन भी यहीं पे बनता है, क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, हाफ ईयरली का भी इसी के आसपास है। लेकिन यह है कि एटलीस्ट हमारा जो टारगेट अगर बात करें तो यहाँ तक का टारगेट अपने को आसानी से मिल जाएगा। पहले तो 210 दो और 250 का अपने को मिलेगा। उसके बाद फिर प्राइस नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, कंसोलिडेट होगा रेंज के अंदर। उसके बाद आपको 400 प्लस के टारगेट आराम से इसके अंदर मिल सकते हैं आपको। उसी तरीके से एक इन्वेस्टमेंट पिक में और लेके आऊंगा इस वीडियो में। एक हम लोग इन्वेस्टमेंट पिक की और बात करेंगे। जो अपना इन्वेस्टमेंट पिक होगा वो भी रियल्टी सेक्टर से ही होने वाला है। आईबी रियल एस्टेट एक टाइम पे ये 190 के आसपास किया था। 190 के आसपास जब ये किया था, उस समय हमने क्या किया था, उस समय हम लोगों ने, हमारा जो जस्ट वो स्टार्टिंग फेज था, जब हमने उसे लगभग 63 या फिर 70 के आसपास फाइंड आउट किया था उस शेयर को। और उसके बाद उसके लगभग 190 के टारगेट अचीव हुए थे। अब इसका एक बार दोबारा से रिसर्च कर लेते हैं। ईयरली पे आएंगे, कुछ भी नहीं है। ईयरली का ये एक डिमांड जोन टाइप का स्ट्रक्चर है। ईयरली की डिमांड जोन में प्राइस चल रही है अभी। ठीक है। होप जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ईयरली की डिमांड जोन में प्राइस चल रही है। हाफ ईयरली में आते हैं तो हाफ ईयरली की डिमांड जोन में प्राइस चल रही है। क्वार्टरली में आते हैं तो क्वार्टरली में भी प्राइस चल रही है अभी। अब हम लोग आते हैं मंथली पे। मंथली की डिमांड जोन में प्राइस चल रही है। और मंथली की डिमांड जोन में प्राइस तो चल रही है। ये थोड़ा सा लाइन का यहाँ पे
अभी 20 EMA इसको बार बार रोक रहा है, 20 EMA इसको बार बार रोक रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं तो देखेंगे 1 2 लगभग 3, और यहाँ पे एक रेंज में प्राइस का कंसोलिडेट करना एक ये बताता है कि प्राइस के अंदर एक बड़ा अप मूव आना चाहिए। सॉरी, ये गलत लाइन है। हाँ, ये ये प्राइस का एक रेंज में कंसोलिडेट करना, एक बड़े टाइम फ्रेम के साथ चलना, ठीक है। किसी भी प्रकार से प्राइस अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है, इस वाले रेंज के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है लगभग 75 के ऊपर, तो एक ऊपर के रास्ते खुल जाएंगे, एटलीस्ट 110 के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बात करें इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पे, तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर जो भी क्वांटिटी हमें मिलती है, हमने अगर 62 पे एंट्री की है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होगा लगभग 34 या फिर 32 का, मतलब 50% का अपना स्टॉप लॉस होने वाला है यहाँ पे। कुछ क्वांटिटी यहाँ पे, कुछ क्वांटिटी हमें एड ऑन करना चाहिए यहाँ पे 55 के आसपास, और बाकी की जो भी क्वांटिटी है हमें एड ऑन करना है 48 to 49 के आसपास का। हम यहाँ पे पहले एक बार नोट डाउन करेंगे। 50% एंट्री ऑन CMP, 20% एंट्री ऑन 55, रेस्ट 30% एंट्री नियर 48 49। स्टॉप लॉस जो हमें हमारे को रखना था, जो हमारे को स्टॉप लॉस रखना था, वो रखना था 34 या 32 का ऑन क्लोजिंग वीकली। वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग के साथ में अपने को स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट इसके अंदर अगर हम लोग देखने जाए मंथली के टाइम फ्रेम पे, तो पहला टारगेट अपने को ये मिलेगा लगभग 100 का, ठीक है। उसका अगला टारगेट अपने को देखने को मिलेगा लगभग 150, और इसके आगे बात करें तो अपना एटलीस्ट 200 का टारगेट। लेकिन इसके अंदर अगर बात करें क्वार्टरली से प्राइस चल रही है, हाफ ईयरली से प्राइस चल रही है, तो क्वार्टरली पे अगर हम लोग आते हैं तो पहला टारगेट अपने को 143, अगला टारगेट बात करें तो 200। और अगर लॉन्ग टर्म में अगर ये प्राइस किसी भी तरीके से ब्रेक करता है ना 270 को, किसी भी तरीके से, तो आपको वो आने वाले टाइम में ये 500 प्लस का देखने को मिलेगा, आई बी रियल एस्टेट। लेकिन ये ध्यान रहे प्राइस अभी सिर्फ 63 का है, तो इसको बड़े टारगेट के लिए एटलीस्ट यहाँ तक भी जाने के लिए एक लंबा टाइम पीरियड देना पड़ेगा आपको। ये 2 महीने 6 महीने में ये टारगेट अचीव नहीं होने वाले हैं। अगर मंथली पे भी आएंगे तो मंथली पे भी देखेंगे तो एक इसका अच्छा सा जो भी सप्लाई जोन है, क्योंकि ये जो सप्लाई जोन आप देख रहे हैं ये इसका रिएक्शन ही है। अगर अच्छे से सप्लाई जोन की बात करें तो लगभग 400 के आसपास बन रहा है अपना। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी लगभग अपना जो सप्लाई जो फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 400 ही बनता है। तो इसके अंदर भी एक अच्छा खासा हमें टाइम देना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमें ये बहुत अच्छा एक बाइंग लेवल हमें देखने को मिलेगा। तो बाइंग कैसे करनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर लेंगे जो भी कुछ है। स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना है। और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर एक और स्टॉक की बात करें, उसको मैं कितने दिनों से बोलते आ रहा हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक।
ये कितना भी डिप में मिले आपको ये बाइंग करनी है। एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक बहुत बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। एटलीस्ट 150, 200 और 500 के टारगेट आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। इसके अंदर जितना भी डिप मिले आपको बाइंग करनी है। इसके बाद हम लोग आते हैं भेल के अंदर। भेल भी बाइंग के लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा पिक है। अगर आप भेल के अंदर देखेंगे तो प्राइस कहाँ से चल रही है अभी, ईयरली पे आएंगे हम लोग देखेंगे। प्राइस अभी लगभग ईयरली के ही डिमांड जोन तो हम लोग ये बोल सकते हैं लगभग यहाँ से चल, सपोर्ट हल्का सा, परफेक्ट एंट्री नहीं मिली है, एक सपोर्ट टाइप का स्ट्रक्चर है। हाफ ईयरली पे आते हैं तो हाफ ईयरली पे अपनी परफेक्ट एंट्री मिली है इसके अंदर। क्वार्टरली पे भी यहाँ पे एंट्री मिली है। बात करते हैं कौन रोक सकता है इसे। ये रोक सकता है क्योंकि ये सप्लाई जोन है क्वार्टरली का, ये रोक सकता है। उसके ऊपर अगर देखें तो सब गार्बेज है एटलीस्ट यहाँ तक के टारगेट के लिए। 270 भेल है अपना, गवर्नमेंट कंपनी है, फ्रॉड की कोई बात नहीं है इसके अंदर। हम देखो लोग मुंडा आगे यहाँ वागिला, पे मुंडा मंथली, वागिला, भला लागला। मंथली टाइम फ्रेम पे भी अपना यही सप्लाई जोन बन रहा है और उसके बाद ये थोड़ा गार्बेज टाइप का, फिर यहाँ पे सप्लाई जोन। बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, यही थोड़ा सा ऊपर सप्लाई जोन, फिर यहाँ पे सप्लाई जोन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं अपना 150 या फिर 180 तक के टारगेट अपने को देखने को मिलेंगे भेल के अंदर। और अगर दोबारा से इसके अंदर बाइंग आपको करनी है तो बाइंग के लिए क्या करना है, आप इस लेवल तक का वेट कर सकते हैं, कुछ परसेंट यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं सीएमपी पे। और गलती से एक डिप मिलता है किसी भी प्रकार का 74 के आसपास का, 74 या फिर 70 के आसपास के, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन भी है, तो ऐड ऑन कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट अपना होगा 145 टू 150 के आसपास का। उसके आगे जाते हैं तो 180 के आसपास के इसके टारगेट ओपन है। एक और अपना है जो कि आने वाले टाइम पे मल्टीबैगर बन सकता है, हिंद कॉपर। इसका भी हमने कई बार यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इसके अंदर भी एक बड़े टारगेट अपने को देखने को मिलेंगे। कुछ ऊपर है नहीं सप्लाई जोन रोकने के लिए इसमें। क्वार्टरली पे भी जाएंगे तो क्वार्टरली पे अपना एक सप्लाई जोन बनता है 200 के आसपास का, एटलीस्ट 240 से 260 का। हाफ ईयरली पे भी अपना सप्लाई जोन यही बनता है 260 के आसपास का। मंथली पे आते हैं तो मंथली पे हम लोग देखने जाएंगे तो अपना यही सप्लाई जोन है, इससे पहले कुछ है नहीं इसके अंदर। उसके ऊपर अगर जाते हैं तो लगभग 400 के टारगेट। क्वार्टरली पे जब प्राइस ऊपर जा रही है तो इसने क्या किया है, एक डिमांड जोन बनाया है। अब बोलेंगे कि कैंडल छोटी है, कैंडल छोटी क्योंकि प्राइस छोटे से फॉर्म होती है, यहाँ पे प्राइस का एक्शन छोटा है इस चलते यहाँ पे है। तो आपको बाइंग के लिए यहाँ पे इन दोनों लेवल्स को यहाँ पे कैप्चर करना पड़ेगा। आपको इन दोनों लेवल्स को कैप्चर करना पड़ेगा बाइंग के लिए, अगर डिप में बाय करना है, क्योंकि हमने आपको ये 100 टू 110 से ही बोला है बाइंग करने के लिए। और प्राइस 110 से लेकर अभी इतने रिसेंटली 160 के आसपास का हाई बनाया था, एक बहुत अच्छा खासा इसने हमें रिटर्न दिया है रिसेंट टाइम के अंदर। तो अब अगर यहाँ पे बाइंग मिलती है तो बाइंग करना चाहिए। अपने को टारगेट अगर देखना है तो ये सारे कुछ गार्बेज हैं, ये सारे कुछ गार्बेज हैं, कुछ भी नहीं है। इससे पहले हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं, एटलीस्ट यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, 225-27 तक कुछ भी नहीं है यहाँ तक के टारगेट। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको 400 भी आता वो दिख जाए, लेकिन यही है, बड़े टारगेट के लिए बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक का रास्ता अभी तक क्लियर है इसके अंदर। 240 या फिर 220 के आसपास के टारगेट इसके अंदर देखने को मिलेंगे इसके अंदर आसानी से। एक छोटा सा और मैं लेके आऊंगा सेल। सेल को देखें हम लोग,
तो कुछ भी नहीं है प्राइस के अंदर। एक ही इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, 180। प्राइस जब नीचे आ रही थी तो इसने एक क्वार्टरली के डिमांड जोन में यहाँ पे एंट्री दी, जो अपना रेंज है 80 to 54 के आसपास का। यहाँ पे अपने हाफ ईयरली का सपोर्ट भी है, अगर किसी प्रकार से डिप आती है तो हमें बाइंग करना चाहिए। हाफ ईयरली पे भी अपना जो डिमांड सॉरी सप्लाई बनता है 180 के आसपास ही बनता है। मंथली पे आते हैं तो अपना इससे पहले कुछ है नहीं, प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। मंथली के डिमांड जोन में एंट्री भी मिली है इसकी। तो इसका हम लोग अगर टारगेट देखना चाहें तो किसी भी प्रकार से डिप मिलती है तो एटलीस्ट 180 का टारगेट इसके अंदर आराम से आपको देखने को मिलेगा। अब आपकी कोई क्वेरी इसके अंदर? कोई आपकी पिक हो या फिर आप किसी ट्रेड में फंसे हुए हो जो आपके पास होल्डिंग हो, अगर कोई डाउट है, कुछ लेवल को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। एस बी आई लाइफ अभी भी अपने अच्छा अपेट से। एस बी आई लाइफ की बात करें तो बहुत अच्छे खासे रेंज में आया है अभी वो। और डेली की बात करते हैं तो एक बुलिस वहाँ पे इसे ट्रेड भी बताया है हमें कि बुलिस यहाँ पे सेंटीमेंट के लिए तैयार है। एक बहुत अच्छा खासा रेंज है, किसी भी प्रकार से मंडे ट्यूसडे को अगर किसी भी प्रकार से एक डिप मिलती है 1260 या फिर 62 के आसपास भी आता है प्राइस यहाँ पे। हमें अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन या फ्यूचर एड ऑन करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा अपना 1250 या फिर 1245 का। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग जानते हैं ना तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में क्या है, एक दूर की, जैसे आप क्या करेंगे यहाँ पे 1300 की कॉल को आप सेल करेंगे, जो कि नेक्स्ट मंथ का होगा। और 1250 का जो कॉल होगा उसे सॉरी 1300 का पुट जो कि नेक्स्ट मंथ का होगा उसे हम लोग सेल करेंगे। और 1250 का जो पुट होगा वो भी नेक्स्ट मंथ का होगा, उसमें हम लोग बाय करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी मार्जिन कम हो जाएगी, प्लस एक हैज पोजीशन बन जाएगा, जिससे अगर किसी भी प्रकार से अगर ये ट्रेड रिवर्स होता है आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर इस ट्रेड को आप एटलीस्ट 1 to 2 वीक भी होल्ड करते हैं और प्राइस इसी रेंज में चली जाती है, आपको एक अच्छा खासा टारगेट, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर कॉल बाय करना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार से अगर प्राइस यहाँ पे आती है ना 1262 63 के आसपास भी आती है तो बाइंग करना चाहिए। या फिर अगर आप ज़्यादा ही सेफ जाना चाहते हैं तो 1300 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है एसबीआई लाइफ के अंदर तो बाय करना चाहिए। टारगेट आपको मिलेगा 1330 का, और 1350 तक के रास्ते इसमें खुले होंगे एसबीआई लाइफ के अंदर। तो ये बहुत अच्छा खासा अभी ट्रेड लग रहा है। और इसमें कैश में एंट्री तो परफेक्ट होनी ही चाहिए। ऑप्शन सेलिंग, मंडे को ही ऑप्शन आप सेल कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम मार्जिन वही 50 to 70 के ही लगना है इसके अंदर, और एक अच्छा खासा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है इस ट्रेड के अंदर। और किसी शेयर के बारे में, या फिर इस सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि इसको फिर अपलोड करना होगा तो बाकी जो टेलीग्राम मेंबर हैं वो इसको अपने लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे। कि मजदूर मजदूर की बात करें तो अभी ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है।
और डेली पे बात करें तो डेली पे अभी एक डिमांड जोन, डेली पे एक डिमांड जोन है जहां पे प्राइस की एंट्री होनी चाहिए। तो इसके अंदर जब तक प्राइस यहाँ पे आएगी, एक हमारे को लगभग 125 मिनट्स पे अगर हम लोग आते हैं, 125 मिनट्स पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अपनी एंट्री बनती है इस लेवल के आसपास, थोड़ा सा एग्रेसिव 1780-85 के आसपास स्टॉप वो अपनी एंट्री होगी। 1700 का अपना क्लोजिंग स्टॉप लॉस होगा और टारगेट अपने को एटलीस्ट 160 का रखना है। तो यहाँ तक के टारगेट पहला टारगेट होगा। बाकी ये वाला जो रेंज है और एक ये वाला रेंज, ये अपने आगे के टारगेट होंगे ट्रेलिंग। मतलब पहला टारगेट को अपने को यहाँ तक रखना ही रखना है, 1920 के आसपास का। एक बार ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करवा सकता है और प्राइस यहाँ से थोड़ा सा डाउन आ सकता है। और अगर आप ज़्यादा ही सेफर साइड जाना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो 1750 से लेकर 1760 के बीच में अच्छी बाइंग जोन है, अपना ओरिजिन है। स्टॉप लॉस छोटा होगा और फिर इसमें अपना जो टारगेट होगा वो हम लोग कर देंगे छोटा सा शिफ्ट नीचे। अपना यहाँ पे 1:2 का टारगेट कंप्लीट होगा। उसके बाद अपना अगला टारगेट ये होगा 1920 के आसपास का, और फिर अपना ये टारगेट होगा 2000 के आसपास का। हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो भी एक बाइंग आनी थी वो तो अभी आ चुकी है। जो हमने ऑप्शन दिया था 51 के अराउंड का, वो लगभग 66 या फिर 70 के आसपास उसने टच कर लिया है। अब ये परफेक्ट एक एंट्री मिली है यहाँ पे सप्लाई जोन के अंदर। ये जो सप्लाई जोन है जहाँ पे 20 ईएमए है, 20 ईएमए अभी तक अनटेस्टेड था, वो अपना यहाँ पे परफॉर्म करेगा। प्राइस दोबारा से एक बार नीचे आनी चाहिए या फिर इस रेंज में कंसोलिडेट करनी चाहिए, लेकिन ये आपको फॉलो करना है। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर जाती है लगभग 2590 या फिर 2595 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तब यहाँ पे बनेगा डिमांड जोन, क्योंकि फिर यहाँ पे 20 ईएमए का सपोर्ट भी मिल जाएगा अप साइड में। और उसके बाद किसी प्रकार से डिमांड जोन के अंदर एंट्री होती है तब आपको आराम से इसके अंदर टारगेट यहाँ तक के देखने को मिलेंगे 2650, और उसके ऊपर लगभग 2730 प्लस के टारगेट देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर अभी हम ट्रेड नहीं लेना पसंद करेंगे, क्योंकि अब ये अपने सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस बोले प्लस 20 ईएमए को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो प्राइस यहाँ थोड़ा सा नीचे या फिर इस रेंज में कंसोलिडेट करिएगी अभी। तो प्राइस में जो भी हमने ऑप्शन में ट्रेड दिया था वो एक अच्छा खासा हमें रिटर्न दे चुका है। हाँ, ये प्राइस में अभी थोड़ा सा ड्रॉप आया है, लेकिन इसे हमें डरना नहीं है, इसमें एक बड़ा टारगेट हमें देखने को मिलेगा। इसकी अगर हम बात करें तो ये अपना ईयरली के डिमांड जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ये भी एक इन्वेस्टमेंट पिक के लिए बहुत बड़ा कैंडिडेट है, ये बहुत बड़ा कैंडिडेट, और इसके अंदर बहुत बड़े टारगेट आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। क्वार्टरली पे आए तो क्वार्टरली के डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है, हाफ ईयरली की डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है, मंथली की डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है। ऊपर देखते हैं मंथली में कुछ है रुकने को। पहला अपना रोकने के लिए है 131, उसके ऊपर जाए तो 150 के आसपास का। और मतलब जो भी यहाँ पे एक रेंज है, एटलीस्ट यहाँ तक अपने को देखने को मिलेगा। वीकली पे जाते हैं तो वीकली पे कुछ ऐसा है नहीं, सारा गार्बेज पड़ा हुआ है, एक रैली आएगी सब खत्म हो जाएगी। तो इसके अंदर पहला आपको टारगेट मिले, ये रेंज एक बार रोकेगा, क्योंकि ये एक रेंज ना ब्रेकडाउन लेवल है। तो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर सकती है, तो पहला टारगेट अपने को यही रखना है। मतलब 200 से लेकर 220 का पहला टारगेट रखना है। उसके ऊपर ये देखने को मिलेंगे ये वाला रेंज,
डेली पे अगर हम लोग आते हैं तब यहाँ पे कुछ है नहीं। मंथली पे अगर हम लोग आएंगे तो प्राइस अगर ईयरली के डिमांड जोन से ट्रेड कर रहा है ना, ईयरली के डिमांड जोन से ट्रेड कर रहा है, तो मंथली पे अगर हम लोग आएंगे तो पहला अपना टारगेट यही बनता है, ये, और उसके बाद ये वाला टारगेट। इससे पहले कुछ भी नहीं है इसका रोकने के लिए। तो ये अपना अच्छा खासा कैंडिडेट है बाइंग के लिए। और जिन्होंने ऊपर के लेवल में बाय कर रखे हैं, ऑलरेडी बोला था इन्वेस्टमेंट पिक है ये। तो अगर किसी प्रकार से एक डिप मिलती है इसमें बाइंग करने के लिए, तो आपको बाकी की क्वांटिटी इस रेंज में ऐड ऑन करना है, 75 टू 77 के आसपास। और बाकी की जो अगली जो नेक्स्ट यहाँ पे बाइंग करनी है, वो आपको बाइंग करनी है 65 टू 60 के आसपास। बस उसके बाद आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेना है, टारगेट आपको बड़ा मिलेगा। और कोई क्वेरी आपके लिए? भाई सेशन को फिर एंड करें हम। सर होल्डिंग सी ही ओके। आपको स्टॉप लॉस दिया गया है, अगर स्टॉप लॉस वहाँ हिट होता है तो आपको एग्जिट कर जाना है। लास्ट में रिप्लाई किया गया था कि अगर आप ओवरनाइट रिस्क एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो सेम प्राइस पे CMPP बोला गया था कि आपको एग्जिट कर जाना है। लेकिन किसी प्रकार से अगर होल्डिंग है तो ओवरनाइट पोजीशन तभी होल्ड करना है आपको जब आप ओवरनाइट रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। स्टॉप लॉस दिया हुआ है, उतना बड़ा उसके अंदर गैप डाउन नहीं होगा। किसी प्रकार से होता है तो हम लोग स्टॉप लॉस साथ में वहां पे एग्जिट कर जाएंगे। यस। स्टॉप लॉस अपना हिटिंग रेट ऑफ कॉस्ट का डेली पे आते हैं तो अपना स्टॉप लॉस, हाँ, स्टॉप लॉस अपना यही है। वेलकम। तो गाइस फिर वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, और ट्राई करेंगे जो नेक्स्ट वीकेंड है उसमें भी हम लोग इसी प्रकार से सेशन रखें। और इस सेशन में हम लोग ट्राई करते हैं हमारे स्टूडेंट तो ज्वाइन हो ही हो, साथ में कुछ हमारे जो पेड मेंबर्स हैं वो भी ज्वाइन करें, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। ये वीडियो यूट्यूब पे जरूर आती है, लेकिन आपको इनसे क्या बेनिफिट मिलता है, आप लोग यहाँ पे लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, आप अपने होल्डिंग के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये बेनिफिट बाकी मेंबर्स को नहीं मिलता है, उनको सिर्फ यूट्यूब देखने को मिलेगा, लेवल फाइंड आउट करने को मिलेंगे, आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ में आपके जो भी लेवल्स हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं, उसको यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं उन लेवल को फाइंड आउट करने की, उसमें अपनी बेस्ट देने की। तो चलिए गाइस फिर इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं कल मार्केट के अंदर। यस, वीकेंड सेशन जैसी हम लोग रखते हैं, पिछले कुछ वीक से हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग सेशन को रखें, और जो भी मेंबर्स हैं पेड के अंदर है या फिर स्टूडेंट्स हैं, उनको इसमें कुछ सीखने को मिले, क्योंकि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फिर गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं, और इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, ताकि जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको भी देखने को मिले, कुछ सीखने को मिले, और मार्केट ओपन होने से पहले वो लोग इसको सही से देख पाए। तो चलिए गाइस, गुड नाइट। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट।